सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में भैया बहन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जय श्री कृष्णा। कक्षा नवमी, विषय विज्ञान, अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, भाग 5। इस अध्याय को अपन ने अलग अलग भागों में अपन अध्ययन किया था। ये इस पाठ का अंतिम भाग है, 5वां भाग। इस अध्याय में अपन आगे पढ़ते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि इस परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है, किंतु पदार्थ के संगठन एवं रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, आसवन ऊर्ध्वपातन। आपने देखा होगा कि अगर अपन जल है, जल को अगर अपन फ्रिज में किसी बोतल में डाल के रखते हैं तो वो बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ को गर्म करते हैं तो जल में परिवर्तन होता है। जल को गर्म करते हैं तो भाप बनती है। तो तीनों के गुण मूल पदार्थ कौन सा है? जल। तो इनके मूल पदार्थों से गुण मिलते हैं, तो इसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आगे दूसरा आता है रासायनिक परिवर्तन। यह एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी का मतलब होता है कि एक बार परिवर्तन होने के बाद में वापस मूल पदार्थ नहीं बनता है। उदाहरण के तौर पर आपके घरों के अंदर माता जी दूध लेती हैं, दूध को गर्म करती हैं, थोड़ी बहुत चाश डालती हैं और 4-5 घंटे के दौरान वो दही में परिवर्तन हो जाता है। तो ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। क्या दही के गुण और दूध के गुण मिलते हैं? क्या नहीं मिलते हैं। यानी कि ये स्थायी परिवर्तन हो गया। दही वापस कभी दूध नहीं बन सकता। इस परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है, जिसका रासायनिक संगठन एवं गुण पदार्थ से अलग होते हैं। जैसे पदार्थ का जलना। आपको पता है कोयला होता है ना, उसको अगर अपन जलाते हैं तो क्या बन जाती है? राख बन जाती है। दूध से दही का बनना, है ना, तो ये कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। आगे अपना टॉपिक आता है कि भाई रासायनिक और भौतिक गुणों में अंतर क्या है। तो ये परीक्षा में भी कभी कभी आपको पूछ लेते हैं, तो इसके 5 अंतर मैं आपको मुख्य बताता हूँ। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत पहला आता है पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे अवस्था, आकार में परिवर्तन होता है, परंतु नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे नमक का जल में घुलना। अगर नमक जल में घुल जाएगा तो आपको पता है क्या होगा? कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? इसमें पदार्थ के सभी गुण बदल जाते हैं तथा नया पदार्थ बनता है। जैसे कार्बन परिवर्तन में अंतर रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा, पदार्थ के भार में कोई अंतर नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर सामान्यतः पदार्थ के भार में अंतर आ जाता है। तीसरा है पदार्थ के रासायनिक आंतरिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर चौथा है परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ सामान्यतः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटता है, यानी कि मात्र पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। चौथा है परिवर्तन के
कारण को हटाने पर पदार्थ के पूर्व अवस्था में आ जाता है। अभी मैंने बताया आपको कि द्रव को अगर पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा, और बर्फ़ को वापस गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, और पानी को गर्म करेंगे तो क्या बनेगी, भाप बनेगी, और भाप का संघनन करेंगे तो वापस पानी बन जाएगा। तो ये पूर्व की अवस्था प्राप्त हो गई। चौथा है, परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थ सामान्यतः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटता है। अंतिम पांचवा अंतर है भौतिक परिवर्तन के अंदर, इस प्रकार का परिवर्तन अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर सामान्यतः ये क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है। अब उसके बाद में आता है शुद्ध पदार्थों के प्रकार। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। तत्वों को अपन आगे तीन भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब सबसे पहले अपन लेते हैं तत्व। ये पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके बाद में आता है यौगिक। ये वह पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन में निर्मित होता है। यौगिक में अवयव पदार्थों के गुण अनुपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गई यौगिक की परिभाषा। तो अभी मैंने तत्व और यौगिक की परिभाषा बताई। अब वापस अपन चलते हैं तत्व की ओर। तत्वों को अभी मैंने बताया था साधारणतः धातु, अधातु और उपधातु में परिवर्तन करते हैं। प्राय धातुएं दिए गए निम्न गुणों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। यानी कि धातुओं के जो गुण हैं या तो ये सभी गुण प्रदर्शित होंगे, कुछ को छोड़कर नहीं होंगे। तो धातु का जो पहला मूल गुण है वो है ये चमकीली होती है। आपने देखा होगा आपके माताजी सोना और चांदी पहनते हैं तो चमक देखी ना आपने। चमकीली होने के कारण ही माताजी बहनें सोना चांदी के गहने पहनती है। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं। ताप का मतलब है कि अगर किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसके अंदर आसानी से ताप संचरण होता है। विद्युत भी उसके अंदर आसानी से चली जाती है, यानी कि धारा आसानी से बहती है, उसे अपन सुचालक कहते हैं। ये तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है कि धातुओं को तार के रूप में खींचकर पतला करना, उसे अपन तन्य कहते हैं। ये तन्य की परिभाषा है। उसके बाद आता है चौथा आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है किसी भी धातु को पीट कर चादर में डाला जा सकता है, उसे अपन आघात वर्धनीय कहते हैं। पांचवा है प्रतिध्वनिपूर्ण। आप सभी जानते हैं कि आपके विद्यालय में भी धातु की जो घंटी होती है ना, उसको अपन बजाते हैं तो क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे अपन कहते हैं प्रतिध्वनिपूर्ण। इसके उदाहरण आप सभी जानते ही हैं, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी किसके उदाहरण हैं, तत्वों को। एक मूल बात याद रखनी है, पारा एक ऐसी धातु है जो धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातुएं सभी ठोस होती हैं, ध्यान रखना, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। और पारा का उपयोग आप जानते ही हैं, थर्मामीटर में डॉक्टर थर्मामीटर है, प्रयोगशाला थर्मामीटर है। ताप ज्यों ज्यों बढ़ता है तो पारा ऊपर की ओर चढ़ता है। आगे चलते हैं अपन अधातु। तो अधातुएं दिए गए, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण गुण है धातु अधातुओं के, तो वो तीन गुण हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, अलग अलग रंग होते हैं। ये ताप और विद्युत की
कुचालक होती हैं। ध्यान रखना है कि इसके अंदर विद्युत और ताप दोनों का संचरण नहीं होता है। ये चमकीली होती है, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, आघातवर्धनीय नहीं होती है। ध्यान रखना है। आघातवर्धनीय का मतलब है इसको अगर डंडे से मारेंगे या किसी धातु से मारेंगे तो इसमें से आवाज़ नहीं आती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ये इसके उदाहरण हैं। ध्यान रखना है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। देखो अभी मैंने बताया था, धातु के अंदर तो पारा बताया था, लेकिन अधातु में याद रखना है ब्रोमीन भी क्या पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है उपधातु। तो उपधातु क्या होता है? कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें अपन उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तो ये हो गया अपने तत्वों के तीनों प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु। अब उससे पहले मैं आपको एक सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तक जो ज्ञात तत्व है उनकी संख्या है 118। इसमें से 92 तत्व प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष तत्व है वो मानव निर्मित है, यानी कि उनकी खोज मानव के द्वारा हुई है, प्रयोगशाला में हुई है या बाहर भी हो सकती है। अधिकतर तत्व ठोस होते हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। ध्यान रखना है, 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व अभी मैंने बताया, 2 तत्व पारा और ब्रोमीन। ध्यान रखना है, पारा धातु है और ब्रोमीन अधातु है। ये कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है, गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। यानी कि अगर इसमें केल्विन की बात करते हैं तो 303 केल्विन पर ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब आता है मिश्रण और यौगिक। तो मिश्रण और यौगिक के अंदर परीक्षा में कभी भी पूछ लेते हैं कि अंतर क्या है। तो मिश्रण में जो सबसे पहले अंतर है वो ये है कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। यौगिक में क्या होगा? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब दूसरा आता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी कि बदलता रहता है। यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी रहता है। मिश्रण के अंदर तीसरा, मिश्रण उपस्थित संगठनों के गुणधर्मों को दर्शाता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। यौगिक में नए पदार्थों के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मिश्रण के अंदर चौथा, घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार से आज अपन ये जो दूसरा पाठ था, ये दूसरा पाठ संपूर्ण हो गया है। हाँ भैया बहनों, ध्यान देना है कि देखो अपने इस पाठ को 5 भागों में बांटा। 4 भाग के मैंने आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्न उत्तर दिए थे, लेकिन आज थोड़ा नया करते हैं। अपन नया क्या करते हैं कि जो मैंने ये पाठ में बताया है आपको, इसके दौरान ये सभी आप गृह कार्य के रूप में नोट्स बनाना है कॉपी के अंदर, और नोट्स के रूप में लिखना है। नोट्स के रूप में कैसे लिखेंगे कि जैसे तत्व की परिभाषा, यौगिक की परिभाषा, धातु कितने प्रकार के होते हैं, ये इस प्रकार से इनके प्रश्न बना के आपको
प्रश्न निर्माण करते हुए नोट्स बनाना है। और जिन भैया बहनों ने, मेरा एक निवेदन है, अभी तक पुस्तकें नहीं खरीदी हैं वो तत्काल पुस्तकें खरीद लें और पढ़ाई शुरू कर दें। धन्यवाद। ठीक भाई साहब, ठीक।